हैं आप लोग? सही है। आज हम बीटीसी में सेकेंड सेमेस्टर के अंग्रेजी वाले चैप्टर को हम पढ़ेंगे। स्टार्टिंग क्या है? उस चैप्टर का नाम है टीचिंग इन क्लासरूम। टीचिंग एंड क्लासरूम। रियल में हम क्लास में अंग्रेजी को हम कैसे पढ़ाएं, इस चैप्टर को पढ़ें। बताता है कि क्या है अप्रोच और क्या है मेथड। उसमें एक पार्ट है अप्रोच एंड मेथड, तो उसको हम डिटेल से पढ़ते हैं और जानते हैं कि अप्रोच क्या है और मेथड क्या है। अभी हम देखना चाहते हैं कि मेथड, इट्स मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। It determines what and how much to be taught. How much to be taught. It's mean different things to different people. It determines what and how much to be taught. यानी कहने का तात्पर्य होता है कि मेथड जो होता है, इसका तात्पर्य होता है कि डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से, कोई वस्तु डिफरेंट है और डिफरेंट व्यक्ति के लिए डिफरेंट तरीका होती है मेथड। कोई काम करने का, कोई काम न करने का, यानी पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। यानी हम अलग अलग तरीके से पढ़ा सकते हैं। उसी का नाम क्या है? मेथड। अप्रोचेस क्या है? अप्रोच इज ए ब्रॉड टर्म देन मेथड। अप्रोच जो होता है मेथड से बड़ा होता है, वो टर्म, उसकी तरीका और भी बड़ा होता है। इट इज स्टडी ऑफ सेल्फ एविडेंस ट्रूथ। यह स्टडी किया जाता है सेल्फ एविडेंस के माध्यम से। विद इन वन अप्रोच देयर कैन बी मेनी मेथड। एक अप्रोचेज में एक कोई अप्रोच है, उसको हम विभिन्न तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। अब ये बात हमें समझ में नहीं आती, हम समझ सकते हैं ऐसे। देखिए, अब सपोज दैट अगर आप यहाँ हैं और किसी प्लेस पे, मान लीजिए दिल्ली है, दिल्ली कोई व्यक्ति है और यहाँ मुझे पहुँचना है। दिल्ली से मुझे गुड़गांव पहुँचना है। तो हम क्या करेंगे? हम दिल्ली से हमें पहुंचना है, यहाँ अप्रोच है हमारा, यहाँ मुझे पहुंचना है, गुड़गांव तक हमें पहुंचना है दिल्ली से। तो हम दिल्ली से इस गुड़गांव को पहुंचने के लिए हम डिफरेंट रास्ता निकाल सकते हैं, डिफरेंट मेथड से जा सकते हैं। गाड़ी से जा सकते हैं, जहाज़ से जा सकते हैं, दूसरे रास्ते से जा सकते हैं, लेकिन मुझे पहुंचना कहाँ है? गुड़गांव। यानी वे ऑफ गोइंग, यानी हम जैसे जाते हैं, जिस सुविधा से जाते हैं, उसका नाम क्या है? मेथड है। और पहुंचना हमारा क्या है? अप्रोचेज है। ठीक है, धन्यवाद। अगर मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोगों को ठीक ढंग से समझ में आ गया। यानी हम एक जगह से दूसरे जगह हम कैसे पहुंचते हैं। क्लास में हम खड़े होकर के जब किसी को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, तो उस दौरान हम कैसे पढ़ाएं, उसका नाम क्या है? मेथड। और हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, हमें पहुंचना क्या है, यानी बच्चों को ठीक ढंग से समझ जाना चाहती हैं, वो अप्रोचेज है, उनकी पहुंच मिल जाती है, वो समझ जाते हैं, उसका नाम क्या होता है? अप्रोचेज। दोस्तों, हमने अभी देखा कि मेथड और अप्रोचेज की परिभाषा देखें। अब अंग्रेजी हमें पढ़ाना है तो कितने तरीके से पढ़ाएंगे, यानी अंग्रेजी पढ़ाने के तरीके कितने हैं। यानी आप क्लास में जाएंगे तो बच्चों के सामने आप अंग्रेजी कितने तरीके से पढ़ा सकते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। एक तो है हमारा, पहला है मेथड ऑफ टीचिंग, यानी इंग्लिश के पढ़ाने के तरीके क्या है। ओल्ड मेथड, पहला है ओल्ड मेथड, ट्रांसलेशन कम ग्रामर। ओल्ड मेथड में पहला है
ट्रांसलेशन कम ग्रामर। दूसरा है डायरेक्ट मेथड, यानी एक तरीका अंग्रेजी पढ़ाने का ये है कि ट्रांसलेशन कम ग्रामर पढ़ाते हैं, कि तरीके से पढ़ाएंगे। दूसरा है डायरेक्ट मेथड, और दूसरा है इसी भाग में मेथड ऑफ टीचिंग के दूसरे भाग में है न्यू मेथड में। न्यू मेथड में डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, डायरेक्टर वेस्ट न्यू मेथड। दूसरा है सब्स्टिट्यूशनल टेबल मेथड। तीसरा है बाइलिंगुअल मेथड। यानी हमने देखा कि अंग्रेजी अगर पढ़ाना चाहते हैं तो हमारे 3 तरीके हैं न्यू मेथड में, और 2 तरीका है ओल्ड मेथड में, जो पुराने समय में हम लोग पढ़ते हैं। पुराने समय में हम ओल्ड मेथड से हम पढ़ते आए हैं कि हम ट्रांसलेशन करते हैं और ग्रामर को जानकारी लेते हैं, और ग्रामर के माध्यम से ट्रांसलेशन होते हैं। तो इसके बारे में हम आगे देखते हैं कि क्या होता है ओल्ड मेथड में ट्रांसलेशन कम ग्रामर। दोस्तों, अभी हमने देखा मेथड को। उस मेथड में अब ये पहला जो हमने बताया था ओल्ड मेथड के बारे में, उस मेथड के बारे में हम देखते हैं। ओल्ड मेथड में पहला है ग्रामर, ट्रांसलेशन कम ग्रामर। वह क्यों आया हमारे हिंदुस्तान में, कैसे आया और उसकी विशेषता क्या है। नहीं, पहले सर्वप्रथम हम जानना चाहेंगे कि रीज़न क्या था और कहते क्या हैं। स्पेशली हम ग्रामर को किस लिए से लें, इट इज़ आल्सो कॉल्ड क्लासिकल मेथड, यानी ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड को हम इट इज़ आल्सो कॉल्ड द क्लासिकल मेथड, यानी ट्रांसलेशन कम ग्रामर को हम क्लासिकल मेथड भी कहते हैं, यानी क्लासिकल मेथड के नाम से भी जाना जाता है। इट्स कम इन इंडिया विथ ब्रिटिशर, यानी ये जो भारत में जो मेथड आया वो अंग्रेज़ों के माध्यम से आया। जब हमारे देश में आए तो अंग्रेज़ इस मेथड को लेकर के साथ साथ आए। अब क्यों आया ये मेथड, क्यों आया, इसके पीछे रीज़न क्या है, ये मेथड को क्यों उद्देश्य था, ये मेथड से क्यों पढ़ाने की कोशिश की गई, इसके बारे में हम देख रहे हैं। यानी इसको देखने के लिए इसका रीज़न क्या था, यानी ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड हमारे हिंदुस्तान में क्यों आया, क्यों पढ़ाया गया, यानी ये तरीका क्यों अपनाया गया, इसके पीछे रीजन था ग्रामर इज ए सोल ऑफ द लैंग्वेज, यानी ग्रामर जो होती है किसी भी भाषा की आत्मा होती है। यानी ग्रामर हम जानते हैं तो एक समझिए कि हम उस भाषा की आत्मा को में पहुंच गए, यानी आत्मा तक पहुंच गए, उसकी हमें ठीक ढंग से जानकारी होगी। दूसरी होती है ए फॉरेन लैंग्वेज कैन बी टॉट इजीली लर्नड, यानी ग्रामर के माध्यम से कोई भी भाषा, यानी ट्रांसलेशन के माध्यम से हम कोई भी भाषा आसानी से समझ सकते हैं। इस वजह से हमारे देश में आया, यानी इसको हम अपनाएं, यानी कोई चीज़ हम अपनाते हैं तो क्यों अपनाते हैं, कोई ना कोई रीज़न होता है। इस वजह से इस ओल्ड मेथड को हमने इस तरीके से अपनाया। अब इसकी कुछ कमियां हैं, कुछ विशेषताएं हैं, यानी आया क्यों, रीज़न ये है। यानी पूछता है पेपर में कि वाई ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड हमारे हिंदुस्तान में आया, रीज़न दीजिए, कोई 2 कारण लिखिए, तो 2 कारण आप बता देते हैं कि हम इस वे से लेते हैं। क्यों, क्योंकि ग्रामर जो होती है किसी भी भाषा की आत्मा होती है, और इसके माध्यम से हम बड़े आसानी से किसी भाषा को हम ठीक ढंग से किसी तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं अभी कि हमने उसकी क्यों अपनाया गया, इसके बारे में देखें। अब इसकी सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत के तहत हम इसको हम अपनाए हैं। देखिए, हम इसका प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसलेशन मेथड, यानी सिद्धांत का है इस ट्रांसलेशन मेथड का, यानी किस नियम के तहत इसे हम पढ़ाते हैं। तो पहला है, सर्वप्रथम हमने देखा ये ट्रांसलेशन मेथड के तरीका क्या है, यानी सिद्धांत क्या है। तो ट्रांसलेशन इंटरप्रेट द वर्ड एंड फ्रेजेस ऑफ द फॉरेन लैंग्वेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, यानी हम ट्रांसलेशन के द्वारा वाक्यों में आए हुए
वर्ड को, उसके फ्रेजेस को बहुत ही बढ़िया ढंग से हम उसकी व्याख्या कर देते हैं, यानी अच्छे ढंग से किसी को हम समझा देते हैं। इस वजह से ट्रांसलेशन मेथड को हम अपनाते हैं। दूसरा क्या है? द फॉरेन फ्रेजियोलॉजी इज द बेस एसिमुलेटेड इन द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन। यानी जो वाक्य रचना है कोई भी विदेशी भाषा को, अगर हम ग्रामर को ठीक ढंग से नहीं जानते, यानी फ्रेजियोलॉजी का तात्पर्य होता है वाक्य रचना। इसका एसिमुलेटेड का मतलब होता है कि अपनाना दिल से, मन से। यानी फ्रेजियोलॉजी वाक्य रचना हम ठीक ढंग से नहीं समझेंगे, हम ठीक ढंग से नहीं जानेंगे तो हम किसी को क्या समझा सकते हैं। इस वजह से वाक्य रचना का हम बहुत बेहतर ढंग से, सही ढंग से हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेशन मेथड के माध्यम से ही हम समझा सकते हैं। इस वजह से हम ये सिद्धांत है, इस वजह से हम इसको हम पढ़ते हैं और इसको हम जानते हैं, मेथड को अपनाते हैं। दूसरा है, तीसरा, इट इज कंपेयर एंड कंस्ट्रक्ट विद द मदर टंग। दूसरी सबसे बड़ी बात होती है इस ट्रांसलेशन मेथड को कि हम मदर टंग यानी हम अंग्रेजी पढ़ते हैं तो उसको हम अंग्रेजी पढ़ते हैं तो हमारी मदर टंग हिंदी भाषा में, मदर टंग हमारी हिंदी भाषा है तो अब हिंदी भाषा में बढ़िया ढंग से उसको हम समझ जाते हैं। कंपेयर और कंस्ट्रक्ट किया जाता है, यानी कोई शब्द को हम तुलना करते हैं, उसको हम समझते हैं कि इस वर्ड में अंतर क्या है, हम समझ पाते हैं ट्रांसलेशन मेथड के द्वारा। हम बेहतर ढंग से ट्रांसलेशन मेथड को कंपेयर और कंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी हम तुलनात्मक ढंग से कोई शब्द को बढ़िया ढंग से हम पढ़ते हैं, यानी हम बता देते हैं। इस वजह से इस मेथड को अपनाएगा, ये प्रिंसिपल है। हालांकि हर एक नियम का अपवाद होता है, मेरिट होती है, और हर नियम का कोई ना कोई डीमेरिट होती है। तो इसका क्या मेरिट है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, हम आगे पढ़ेंगे। अभी तो हमने सिद्धांत देखा, तो अभी आपने देखा प्रिंसिपल, और हर मेथड का बताया ना। अभी कुछ विशेषताएं होती हैं, यानी कुछ लाभ होते हैं, मेरिट होते हैं। हर मेथड का कोई ना कोई लाभ होता है। तो इस मेथड के यानी ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड के क्या लाभ हैं, इसको हम देखना चाहते हैं। तो हम देखिए ट्रांसलेशन कम ग्रामर का लाभ क्या है। इट सेव्स टीचर्स लेबर, इट सेव्स टीचर्स लेबर, यानी ये जो मेथड है किसी भी टीचर की लेबर को बचाता है। यानी हम एक बार क्लास में खड़े होकर के ग्रामर के रूल को बता देते हैं, ट्रांसलेशन कर देते हैं और बच्चे लिख लेते हैं और उसको ठीक ढंग से वो समझ भी जाते हैं। इस वजह से सबसे बड़ी बात है कि टीचर को बहुत कम मेहनत करना पड़ता है, बहुत कम से कम बोलना पड़ता है और कम से कम क्या करना पड़ता है, लेबर करना पड़ता है, यानी मेहनत कम लगता है। दूसरा है, द यूनिट ऑफ टीचिंग इज वर्ड एंड नॉट सेंटेंसेस, यानी हम वर्डों को हम पढ़ाते हैं, सेंटेंसेस से विशेष ध्यान नहीं देते हैं। दूसरा है, इट बेस ऑन फ्रॉम नोन टू अननोन, यानी इस बेस को हम बताते हैं कि हम जो अब जानते हैं और जो चीज़ हम नहीं जानते हैं, यानी जानने से न जानने तक। अर्थात हम हिंदी में बहुत सारे मीनिंग जानते हैं लेकिन उसको अंग्रेजी में हम नहीं जानते हैं, तो अब जो हिंदी में हम जानते हैं उसको हमें अंग्रेजी में जानना होता है। यानी हमने कह दिया कैट, बिल्ली, बिल्ली तो हम जानते हैं, बिल्ली तो हम इसकी मीनिंग जानते हैं, मतलब जानते हैं बिल्ली क्या होती है, लेकिन हम उसको ट्रांसलेटिंग मेथड से जब हम उसको हिंदी में कन्वर्ट कर देते हैं, कैट माने बिल्ली, यानी बिल्ली का मतलब होता है कैट, कैट माने बिल्ली, तो हम बिल्ली को हम ठीक ढंग से समझ जाते हैं। बिल्ली को समझ जाते हैं किसमें, अंग्रेजी में। यानी कहने का मतलब है नोन टू अननोन। अगर हम
फ्रॉम अननोन टू अननोन, यानी हम जो नहीं जानते हैं उसको हम जानते हैं। यानी हम अंग्रेज़ी में बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते हैं और हिंदी के माध्यम से हमें बता दिया जाता है मदर टंग में। तीसरी है इट सेव्स टाइम। अब लेबर तो बचाता है, समय भी बचाता है। बहुत सारी भीड़ है, सैकड़ों लड़के हैं, 200 300 क्लासेस में एक साथ इसको पढ़ाई जा सकती है। यानी एक ही बच्चों को पर्टिकुलर हम नहीं देखते। यही इसकी डिमेरिट भी है, आगे हम बताएंगे इसकी क्या है डिमेरिट है। यानी हमें कई बार नहीं पढ़ाना पड़ता है, सैकड़ों लड़के हैं, उनको एक साथ हम क्या कर सकते हैं, इसकी ग्रामर के रूल को, इसके नियमों को, हर तरह को हम समझा करके हम एक साथ ही ख़त्म कर देते हैं। यानी हमारी टाइम की बचत होती है। दूसरा है इट एक्सप्लेन ग्रामेटिकल्स रूल, देयरफॉर इट गिव करेक्ट नॉलेज ऑफ इंग्लिश। सबसे बड़ी बात है कि इसको हम ग्रामेटिकल रूल को ठीक ढंग से समझा देते हैं। यानी हम भाषा की, यानी अंग्रेजी भाषा की ठीक ढंग से मतलब को, उसके नियमों को, उसके सिद्धांत को, उसको फ्रेजियोलॉजी को ठीक ढंग से समझ लेते हैं। यानी इसकी ये सबसे बड़ी विशेषता है कि हम किसी भाषा को सीखने जाते हैं, जानने जाते हैं, तो हमें ठीक ढंग से किसी भाषा को जानकारी नहीं है तो हमें बेकार है सीखना। लेकिन इस मेथड से हम बहुत बेहतर ढंग से भाषा को सीख सकते हैं, लेकिन टाइम टेकिंग है, जैसी वक्त लगता है इसको सीखने में, मेरा मानना है। दूसरा है दिस मेथड यूज इन ओवर क्राउडेड रूम्स, इट हेल्प्स द टीचर इन गिविंग हिज स्टूडेंट ए बेटर एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड मीनिंग एंड फ्रेजेस। यानी इसके माध्यम से हम बच्चों को वर्ड मीनिंग और फ्रेजेस के माध्यम से बच्चों को ठीक ढंग से हम अंडरस्टैंड देते हैं। बच्चे बहुत विधिवत ढंग से जानते हैं, बहुत समझ जाते हैं। ठीक है, हम इसको देखें, मुझे समझ पा रहे हैं कि आप समझ गए। अगर इस लेक्चर को पुनः दोबारा, तिबारा, 4 बार 5 बार घुमा कर देखेंगे तो मुझ में समझ में एकदम आएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो 1 बार 2 बार 10 बार 5 बार देखिए। आप बार बार देखने से कोई समझ में आता है, ठीक है। और कोई समझ में नहीं आता है तो नीचे कमेंट में लिखिए, कोशिश करूँगा मैं आगे इम्प्रूवमेंट करने में, सुधारने में। अब इसका हम डिसएडवांटेजेस क्या देखते हैं। यानी इसका डिसएडवांटेज है और इसका लिमिटेशन भी है। तो अभी आपने देखा एडवांटेज, अब हम देखते हैं इसका डिसएडवांटेज। कोई चीज़ का विशेषता होती है तो किसी चीज़ की कुछ कमियां भी होती हैं। उसमें कुछ विशेषताओं को देखा आपने, अब उसी की कुछ कमियों को देखिए। उस कमियां में क्या है यह नज़र डालिए। ब्लैक बोर्ड पे देखिए, इट लेस emphasis on reading alone, speech is neglected। अर्थात इसमें हम मैक्सिमम हम जो काम देते हैं बच्चों को स्पेशली जब हम वर्क देते हैं, काम देते हैं, तो हम रीडिंग एलोन उसको तनहा छोड़ देते हैं। ट्रांसलेशन भी बोल देते हैं, लिखता है बालक, आपको दिखाता है, यानी उनको स्पीच करने के मौका नहीं देते हैं। स्पीच हम निगलेक्ट कर देते हैं, बच्चों से हम कुछ बोलने वाला कार्य नहीं कराते हैं। इसका एक सबसे बड़ा डिमेरिट है। यानी हम लोग भी पढ़ें क्लासेस में तो अक्सर जो होते हैं टीचर हमें ट्रांसलेट बोल के छोड़ देते थे, हम उनको लेकर दिखा देते थे, हमारी ज़ुबान नहीं खुलती थी, हम बोल नहीं पाते हैं अंग्रेजी आज भी। वही सो इसके पीछे कारण यही है कि हम जो ओल्ड मेथड से पढ़े हैं, ट्रांसलेशन मेथड से ही पढ़े हैं, और ट्रांसलेशन मेथड के पढ़ने का परिणाम होता है कि हम आज नहीं बोल पाते। जानते हैं, कुछ लिख सकते हैं, लेकिन हमारी ज़ुबान नहीं खुलती। इसकी डिमेरिट है। दूसरा है स्टूडेंट आर नॉट प्रोवाइडेड प्रैक्टिस इन द ओरल वर्क। यानी बात यही कह रहा है कि उनको ओरल वर्क के लिए प्रैक्टिस करने का मौका नहीं दे। यानी क्लास में खड़ा करा के बोलना, उनको बुलवाना, कुछ उनको समझाना कि हम तुम बोलो, कुछ बताओ इसके बारे में, हम उनको मौका नहीं देते हैं। ये हमारी डिमेरिट है इसकी।
थर्ड है ट्रांसलेशन मेथड अटेम्प्ट टू टीच इंग्लिश थ्रू द रूल्स एंड नॉट बाय यूजिंग। ट्रांसलेशन मेथड जो होता है हमेशा अंग्रेजी सिखाता है, कुछ रूल को पहले बताता है और फिर उनको ट्रांसलेट करने का मौका देता है कि इस तरह से आप ट्रांसलेशन करोगे। तो ट्रांसलेशन करने के हमें पहले तरीक़ों को समझाया जाता है, लेकिन हमारे जीवन में कुछ शब्द ऐसे हैं जो यूज़ में रहते हैं, उनको हमें नहीं समझाता है। यानी हमारे क्लासेस में हम जब पढ़ते हैं तो हमको कहाँ ये सब बताई गई थी, कुछ बताई गई थी बोलने के लिए, कैसे बोलेंगे, हमारे परिवार में हमारे घर में कौन कौन से शब्द यूज़ होते हैं, वो सब हमें नहीं सिखाया जाता था। तो उसकी सिखाया जाता है, इतना बढ़िया ढंग से नहीं सिखाया, थोड़ा बहुत कह दिया जाता है, एक आध क्लास हो जाती है, फिर उसको मौका नहीं दिया जाता है, फिर मौका चांसेस नहीं होती। यानी हमारे पास ओरली वर्क देने के लिए, यानी ओरल वर्क देने के लिए हमारे का ओरल माने हमारे कहने मतलब कि ओरल का तात्पर्य होता है कि हम मुँह से बोलें, थ्योरेटिकल ही क्यों ना हो। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट हैव टू थिंक इन देयर मदर टंग एंड देन ट्रांसलेट इनटू द फॉरेन लैंग्वेज। यानी स्टूडेंट पे दोबारा बर्डन पड़ता है कि उसे पहले मदर टंग में समझना होता है, यानी वर्ड लिखेगा, उसका प्रोनाउंसिएशन लिखेगा, उसके बाद उसकी हिंदी मीनिंग लिखेगा। यानी उनको लोग जबरदस्ती कराते हैं, परिणाम से फिर होता है, परिणाम में चीज़ों से नहीं जान पाता, चूँकि ये फिजियोलॉजी यानी वाक्य रचना तो जानता है, मैंने लड़का जो होता है वो वाक्य रचना ठीक ढंग से जान जाएगा, लेकिन ओरली वर्क वो नहीं जानता है, और साथ साथ में जितना ओवर वर्क करता है उतना वो जानता नहीं है। अर्थात कहने का तात्पर्य होता है कि उसको क्या किया जाता है, सिंपल से उसको सिर्फ उससे मौका दिया जाता है कि वर्ड लिखो, वर्ड मीनिंग लिखो, उसका प्रोनाउंसिएशन लिखो, उसका अर्थ लिखो, और वो रटता रहता है। यानी पहले उसके मदर टंग में सोचना, उसके बाद फिर अंग्रेजी सोचना, यानी दोहरा उसको बर्डन पड़ता है, ये इसकी कमी है। इट स्टॉप द पावर ऑफ थिंकिंग, यानी बालक को थिंकिंग सोचने की कैपेसिटी धीरे धीरे रुक जाती है। और दिस मेथड इज डल एंड मैकेनिकल। इस तरह के मेथड जो होता है बच्चों को नीरस बना देता है और मैकेनिकल हो जाता है। मैकेनिकल बोले तो मशीन की तरह काम करने लगता है। मुझे आशा है ये क्लासेस आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करिए, अधिक से अधिक लोगों को देखने का मौका दीजिए, कई बार देखिए, बार बार देखिए। ठीक है, आगे देखिए, इसके हम चाहते हैं इस मेथड को बेहतर ढंग से सुधारना, तो इसके कुछ एडवाइस भी हैं, उस एडवाइस को भी हम बता रहे हैं। तो इसकी विशेषता हो गई, इसकी डिसएडवांटेजेस हो गई, लाभ हो गया इस मेथड के, और इस मेथड की हानियाँ हो गई। लेकिन इन सारे मेथड को पूछता है कि कोई सजेस्ट करिए, कुछ बताइए कि हम इस मेथड को और बेहतर ढंग से कैसे कर सकते हैं। यानी आपसे पूछता है कि ट्रांसलेशन कम ग्रामर के मेथड को हम कैसे सुधार कर सकते हैं, आप सजेस्ट करिए। तो कैसे सुधार कर सकते हैं हम यहाँ दे रहे हैं, देखिए। सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट ट्रांसलेशन मेथड। क्लासरूम शुड बी ओवर क्राउडेड, क्लासरूम शुड नॉट बी ओवर क्राउडेड। यानी क्लासरूम जो होता है अधिक से अधिक लड़कों वाला नहीं होना चाहिए, कम से कम बच्चे उसमें हों, यानी मिनिमाइज बच्चे हों, कम से कम हों। लार्ज क्लास शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल क्लासेस। अगर बड़ा क्लासेज हैं, 150 बच्चे हैं, तो उनको छोटे छोटे बच्चों के रूप में कर लो, छोटे 10-20 क्लास में 20-20 से लोगों क्लासेज में होगा, तो हम बच्चों को, हर एक बच्चों को समय के अनुसार टच कर सकते हैं, उनसे कुछ क्वेश्चन रख सकते हैं, उनसे कुछ पूछ सकते हैं। सैकड़ों बच्चों के क्लासेज में होगा तो हम 45 मिनट के घंटे में हम किस किन बच्चों को टच करेंगे, नामुमकिन है।
हम तो टच करते ही रह जाएंगे, आधा 10 बच्चों को ही नहीं टच कर पाएंगे। इस वजह से कम क्लासेस होना चाहिए, यानी क्लासेस में से बच्चों की संख्या कम होना चाहिए। बड़े क्लासेस को तोड़ करके कम क्लासेस में कर देना चाहिए। दूसरा है रिटेन एज वेल ए स्पीच वर्क मस्ट बी गिवन इक्वल टू द स्टूडेंट, यानी बच्चों को लिखने के साथ साथ उनको ओरल वर्क, स्पीक वाला वर्क भी देना चाहिए, यानी बोलने के वर्क भी देना चाहिए। अगर उनके बोलने को ढंग भी दे सिखा दें, बोलने के तरीके भी बता दें, तो हम बेहतर ढंग से काम कर सकते हैं। इस वजह से रिटेन वर्ड के साथ साथ बोलने का वर्क भी देना चाहिए। उन्हें क्लासेस में प्रैक्टिस कराना चाहिए। और प्रैक्टिस हम तभी दे सकते हैं जब कम से कम बच्चे होते हैं। अधिक से अधिक बच्चे होंगे, मैक्सिमम बच्चे होंगे, ये तो इम्पॉसिबल है कि हम सभी लोगों को स्पीच करवा सकते हैं क्लास में। इस वजह से इसकी सजेशन हमारा है, यानी हम सजेस्ट दे सकते हैं कि क्लास को क्या किया जाए, कम से कम बच्चे हों, तभी हम स्पीक वाले वर्क दे सकते हैं। नेक्स्ट है चोरस वर्क शुड बी डन, यानी क्लासेस में बच्चों को पोयम, सिंगिंग, अंग्रेजी में पोयम सुनाना, उनसे सुनना, ग्रुप में सुनाना, ये चोरस वाले वर्क भी देना चाहिए। यानी सिंगिंग, डांसिंग, ये सब बड़े वर्ड के वर्क हम देंगे तो बच्चों में इम्प्रूवमेंट आएगा। खोलेंगे, लोगों के बीच में खोलेंगे, बताएंगे, तब जाके उनके अंदर इम्प्रूवमेंट होता है। नेक्स्ट है ओरल क्वेश्चन शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन द क्लासेस, और बच्चों को खड़ा करा के क्लासेस में सिस्टमेटिक उनसे हमेशा क्वेश्चन पूछना चाहिए। क्वेश्चन हम पूछेंगे तो बच्चों के अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा, सुधार आएगा, अंग्रेजी को समझेंगे, बुझेंगे और अपने अंदर सुधार भी करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ डिफरेंट वर्ड्स शुड बी एक्सप्लेन इन द मदर टंग। अब कोशिश ये होना चाहिए कि जैसे जैसे हम पढ़ाते हैं समय के अनुसार, टाइम गुजरता रहता है, 2 महीना चल रहा, तो बच्चों को हमेशा हर वर्डों को हिंदी मदर टंग में नहीं समझाना चाहिए। उनके अंदर कैप्चरिंग पावर ख़त्म हो जाती है। इस वजह से उन्हीं वर्डों का मीनिंग बताना चाहिए जो डिफ़िकल्ट लगता हो। बच्चे पूछते हैं या तो आप पढ़ाते हैं, तो आपके पढ़ाने के दौरान जो उनको टफ लगता होगा कि बच्चे नहीं जानते, तो उन्हीं वर्डों को हिंदी मीनिंग बताना चाहिए, उनकी भाषा में बताना है। बाकी हर वर्ड का हिंदी मीनिंग बताने की ज़रूरत नहीं है, अर्थात उनके मदर टंग बताने की ज़रूरत नहीं है। ये किसी भी भाषा पे अप्लाई होता है। तो दोस्तों, बहुत मेहनत लगा है इसको तैयार करने में, इन सारे चैप्टर को बताने में। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस मेहनत को हमारे सफल बनाएं, मैक्सिमम लोगों तक हमारे इस चैनल को पहुंचाइए। हमारे चैनल को आप तो सब्सक्राइब हर हाल में कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों तक पहुंचाइए भी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के क्लासेस में हम बताते हैं, आगे क्लास में हम आगे जारी रहेगी। हमारा पार्ट 2 बहुत जल्दी आ रहा है। पार्ट 2 में देख लीजिएगा कि जो हमारा ओल्ड मेथड में होता है डायरेक्ट मेथड, उसको बताएंगे। फिर 3 मेथड और अलग से न्यू मेथड की भी चर्चा करेंगे इन नेक्स्ट क्लासेस में। आज के लिए बस इतना, और 3-4 बार इसको देख लीजिएगा, आपको दिमाग में बैठ जाएगा। मैंने बहुत ही सिंपल भाषा में लिखने की कोशिश की है। इसके 2-3 बार आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, आप कॉपी पे नोट कर लीजिए और 10-5 बार देख लीजिए, 2-4-5 बार देख लीजिए। 20 मिनट 25 मिनट की क्लासेज है। इसको देखने के बाद पक्का है, क्लियर है कि आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ एक बार देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना।